हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का एक एक लेसन जो है उनके कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनकी संख्या 20 है, जो यूपी बोर्ड 2026 में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चन को आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो दिया गया कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन 2023 और 24 में आया हुआ है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो इनमें से क्या होता है, PbNO3 या PbNO3 का ट्वाइस या PbNO2 का ट्वाइस या PbO। तो इसमें जो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारा PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 का जो ट्वाइस होता है ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि BaCl2 प्लस में H2SO4 तो इक्वल टू में BaSO4 प्लस में 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन 2022 और 25 में पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे दिया है BaCl2, तो Ba के साथ क्या जुड़ गया, SO4 जुड़ गया, और 2H के साथ क्या जुड़ गया, H2 के जो Cl2 जुड़ गया। यानी कि हमारे पास BaSO4 यानी कि इसमें क्या हो गया, आयनों के विस्थापन हो गया, यानी आयने की अदला बदली हो गई है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया या तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है Zn, अब प्लस में इसमें अभिक्रिया करना है H2SO4 के साथ। तो इसकी अभिक्रिया के द्वारा जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, Zn के साथ SO4 जुड़ जाता है। अब प्लस में ये H2 गैस क्या होती है, बाहर निकलते हैं। तो इससे हमें पता चला कि कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया डैश प्लस में CO2 और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जल, तो वह कौन सी अभिक्रिया, कौन सा यहाँ पर रिएक्टेंट आएगा जिसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा H2O प्राप्त होता है। तो वो हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्वपोषी, ठीक है क्वेश्चन दिया है पाँचवा CuSO4 प्लस में FeSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमको ये बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि जो हमारे इसमें जो आयरन होता है वो कापर से अधिक क्रियाशील होता है, तो वो कापर को क्या करता है, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2019, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी। तो हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या होता है, ये सभी की चीज़ें आवश्यक होती है, यानी कि इसमें से हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, यकृत स्रावित करता है। ये 2018, 23 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यकृत क्या स्रावित करता है। तो यकृत लार स्रावित करता है, जठर रस, पीत रस या अग्नाशय। तो यकृत हमारा क्या करता है, पीत रस। यकृत जो होता है वो क्या करता है, पीत रस का स्राव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ये क्वेश्चन 2024 में आया, तो 26 में आने की संभावना है। ठीक है, तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है वृक्कों का कार्य संबंधित है। वृक्क का यानी जो किडनी होती है, किडनी का कार्य किससे संबंधित है। ये 19, 20, 24 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका कार्य किससे मतलब, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो किडनी होता है इसका काम किससे होता है, उत्सर्जन से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है। सब लोग जानते हैं स्वपोषी और विषमपोषी सबने पढ़ा होगा। तो स्वपोषी क्या होता है, जिसमें जो क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो हरी घास, जो चीज़ हरा होगा उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो फफूंदी में क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा, विषमपोषी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है एक अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है 100/F। जब फोकस दूरी किस में रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी। तो यहाँ पर लिखा लेते हैं, तो 100/F की वैल्यू कितनी दी गई है 20। तो ये इससे कटेगा तो कितनी बार में आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 5D आ जाएगा। ठीक है। दिया है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है ये हमेशा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि 30 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है। ये क्वेश्चन 18, 20 और 22 में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, या तो हम लोग क्या बोल सकते 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड, इतना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दर्पण की फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या 10 है, ठीक है, तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी। अगर फोकस दूरी दिया तो वक्रता त्रिज्या उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू में 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है, यानी कि समतल, अवतल, उत्तल, या मतलब किस दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला है, यानी बड़ा आभासी प्रतिबिंब, तो वो हमारा होता है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी जिसका अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸ में प्रकाश की चाल किस में निकालनी है, कांच में, यानी कि भी मान लेते हैं। ठीक है, और एन का मान कितना दिया है 1.5। अब देखते हैं, तो 1.5 तो हम लोग क्या मिल जाएगा 3 × 10⁸ भी, तो भी बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ 1.5, तो ये इससे कटेगा 2 बार में, यानी कि कांच प्रकाश की चाल कितनी होगी 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि हीरा जो होता है सबसे ठोस होता है, तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। ठीक है। तो कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो वो दर्पण है, तो वो दर्पण हमारा क्या होगा, केवल समतल में तो बनता ही बनता है। ठीक है, केवल उत्तल में नहीं बनता है, ठीक, अवतल में नहीं बनता है, उत्तल में बनता है, यानी कि या तो वो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है 120 से 80 होता है। ठीक है। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, तो जठर ग्रंथियाँ किस में उपस्थित होती है, अग्नाशय में, छोटी आंत में, आमाशय में या बड़ी आंत में। तो जो जठर ग्रंथियाँ होती है यह कहाँ होती है, अग्नाशय में उपस्थित होता है। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।